सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके लिए मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? पर्सनल और पॉलिटिकल लेवल पे इसके बारे में बात करना कितना जरूरी है? एक्चुअली ये गलत आदमी से सवाल कर रहा है। ये सवाल मैं सोच के आया था कि आपसे करूं, इसलिए कि प्लेटो has said many wise things, and one of them is that when you are talking about some words, mutually you should decide the meaning of the word. हो सकता है कि मेंटल हेल्थ में मैं कुछ समझ रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो, मगर ये कि सिंस यू आर साइकियाट्रिस्ट, your opinion and your interpretation will be more reliable and more credible. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हम बात शुरू करें. अच्छा, let's have a common definition of mental health. Mental health, in other words, can, if I am right, can be said a normal mind. Normalcy is health. And if you are not normal, your mind is not healthy. Common sense says that. So, what is a normal mind? What is a normal person? What is the definition of a normal person? Then we will talk about it. मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना सच हो गया, जावेद जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ओके। अब देखिए ये सपना है कि नाइटमेयर है, देखिए, साइकोलॉजी में जहां तक हमने पढ़ा है, हमने सीखा है 15 साल में जो भी, कि हम नॉर्मल और ये नॉर्मल और एबनॉर्मल वो शब्द अब त्याग चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं उनसे। हम फंक्शनैलिटी डिसफंक्शनैलिटी पे बात करते हैं। क्या आपका शरीर, आपकी नींद, आपका खाना, आपके रिलेशनशिप्स फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है? आप उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं जो आपने सेट किए हैं, दूसरों ने नहीं? क्या आपका रिलेशनशिप खुद के शरीर से अच्छा है, खुद के दूसरों से अच्छा है, खाने से अच्छा है, आपको नींद ढंग से आती है? उसे मेंटल हेल्थ कहते हैं। No, this is not totally in my control. Because am I getting good food? Are the people who are around me are pleasant, decent, and not complex and not abnormal? Right. They can also influence me. So this is not an island. My mind, or in that case, under the light of this question, a lot of factors which are not in my control or in my circumstances are terrible. I am unemployed, which is not such a rarity in India now. So obviously I'll be a disturbed person. But the disturbance has caused by external reasons. It has nothing to do with my mind. So how do we decide what disturbance is caused by not so healthy mind and what turbulence has been caused because of not so healthy circumstance? आई थिंक वहां पर फिर बात आ जाती है कि जब आप डिस्टर्ब हैं तो आप किस हद तक कोप कर पा रहे हैं उससे, आपकी खुद That की depends on the size of the problem. राइट। मुझे लगता है मुझे मेरी डिग्री वापस करनी पड़ेगी। ये फर्क है ना, अगर छोटा सा प्रॉब्लम है आप उसे बहुत बड़ा बना रहे हैं तो गलत बात है, और अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जैसे आप प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिल्यूजन। तो ये तो प्रॉब्लम साइज बताएगा ना कि आपको कितना परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। That's true. So, अब जब हमने थोड़ा इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी, तो आपके हिसाब से अब सोसाइटल और पॉलिटिकल लेवल पर इसके बारे में बात करना कितना इम्पोर्टेंट बन गया है? किस बारे में? मेंटल हेल्थ के बारे में इंडिया में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है? हम Why India? All over the world. All over the world. Obviously, what makes you a human being? That is not your kidney or liver or heart or intestine. It is your mind, which makes you different from rest of the animals. So obviously, it's very important. ओके, हम सब अपने दर्द को समझने के लिए कहानियां सुनते और सुनाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक गलत रीजनिंग पे अच्छी राइम लिखकर हम अपनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा दें? आपको एक अजीब बात बताऊं कि दुनिया में कोई बड़ा पोएट ऐसा हुआ ही नहीं है जो गलत बातें लिखता हो। वो बड़ा पोएट ही नहीं बन पाएगा। जो ह्यूमैनिटेरियन है, जो बिलीव करता है लव पे, जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, फेयरनेस पे, वही बड़ा पोएट। ऐसा दुनिया में कोई पोएट ही नहीं है जो गलत वैल्यूज को ग्लोरीफाई कर रहा है, वो बड़ा पोएट हो ही नहीं सकता। जैसे यू नेम वन। दैट्स ट्रू। हाँ, आई थिंक मेरा सवाल ज्यादा इसके ऊपर था कि जब हम दुखी होते हैं, मान लीजिए जब मैं डिप्रेस्ड हूं या मैं सैड हूं, एंग्शियस हूं, और मैंने एकदम से
सैड पोएट्री पढ़ना चालू कर दिया, सैड चीजें देखना चालू कर दिया, तो वो मेरे डिप्रेशन को और बढ़ा सकती है। यस एंड नो, यस एंड नो, कि वही की सही रीजनिंग है, कलर गलत। कैन बी द कैथारसिस ऑल्सो। करेक्ट। बल्कि ज्यादा अपने गम को डिसोन करना अच्छी बात नहीं, हम्म। इट विल हिट यू समवेयर एल्स। अगर आजकल क्या है, हमारे पहले जो फिल्में होती थी उसमें कम से कम एक या दो सैड सॉन्ग होते थे। अब हमारी फिल्मों में सैड सॉन्ग नहीं, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। अब हम उदास नहीं रहते। दिस काइंड ऑफ डिनायल इज वेरी अनहेल्दी। राइट। अगर आपको दुख हुआ है तो रो लीजिए ना, और उस दुख को एक्सेप्ट कीजिए। उसको डिनाई करना विल डिस्टॉर्ट योर माइंड। आपके हिसाब से इंडियन आर्ट और लिटरेचर के कौन सी ऐसी थीम्स और आइडियाज हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पफुल हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो डैमेजिंग हैं? इंडियन आर्ट लिटरेचर में ऐसे कौन से आइडियाज हैं जो आपको लगता है सबको पता होने चाहिए खुद की मेंटल हेल्थ को? डैमेजिंग बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि लिटरेचर जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं खासतौर से लिटरेचर के बारे में, इट टेल्स यू टू थिंग्स विच आर ostensibly contradictory, going in opposite direction. One, दुनिया में कैसे कैसे अलग अलग तरह के लोग हैं, एक कैसी कैसी उनकी ट्रेडिशन है, कैसे कैसे रहते हैं। उसी वक्त एक और बात भी लिटरेचर आपको बताता है कि दुनिया में सारे लोग जितने एक जैसे, उनके वही दुख हैं, वही इमोशनल की जो सरगम है इमोशन की वो एक। तो हमें अच्छा लिटरेचर जो है वो इम्पैथी हमें पैदा करती है दूसरे इंसानों को, जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं, जिनके घरों में हम कभी नहीं गए, जिनकी जबान भी हम नहीं समझते, उनसे हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होती है और अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और एक क्लोजनेस की फीलिंग होती है। दैट इज गुड लिटरेचर। एनी राइटिंग विच इज ऑन द पेपर इज नॉट लिटरेचर। एनीथिंग विच कीप यू अवे और एक्सपेक्ट्स यू टू बी मूव अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग is bad writing. And that is bad influence. That cuts you off from the rest of humanity. तो इस पे आपने एक बहुत अच्छी बात करी हुई एम्पैथी पर। आजकल के बॉलीवुड में, और पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि कुछ आज की प्रॉब्लम है, जहां पर हाइपर मैस्कुलिनिटी और वायलेंस को जब इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, तो इससे मर्दों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? ये मर्दों की मेंटल हेल्थ है जिसकी वजह से फिल्में बनती है। अगर मर्दों की मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो ऐसी फिल्में बनेंगी नहीं, और बन गई तो चलेंगी नहीं। देखिए, जैसे रिलीजियस लोग जो भी हो जाए विल नेवर ब्लेम गॉड फॉर एनीथिंग। नहीं नहीं साहब, उसने तो कुछ सोचा ही हो, सब मर गए, नहीं नहीं इसमें तो डूब गए पानी में, कोई बात नहीं, गॉड को माफ कर दे, गॉड को कहते उसका दोष है। उसी तरह से जो शो बिजनेस के लोग हैं उनका गॉड है ऑडियंस। उनका गॉड है ऑडियंस। ऑडियंस। वो ऑडियंस को ब्लेम नहीं किया जाता है। इट इज द बैड ऑडियंस दैट मेक्स अ बैड फिल्म। इज द बैड ऑडियंस दैट अप्रिशिएट्स अ फिल्म विद बैड वैल्यूज। और मैं उम्मीद करता हूं इन किसी भी फिल्म के जो प्लेज हैं, किसी भी मुल्क के जो जो फिल्म है, वो मैनिफेस्टेशन है कि उस सोसाइटी में क्या हो रहा है। वो फिर सोसाइटी को गवर्न नहीं करते। अरे वो प्रोड्यूसर तो हैज पुट हिज ईयर टू द ग्राउंड टू नो कि क्या लोग चाह रहे हैं, और जो चलता है उसी के पीछे भागता है। ये चलता क्यों है? एक वल्गर गाना है। मैं सॉरी फॉर बीइंग इमॉडेस्ट, मैंने अपने इतने साल 40 साल के सॉन्ग राइटर के करियर में एक गाना नहीं लिखा है जैसे कोई बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वल्गर कह सके। आई हैव लेफ्ट फिल्म्स ऑन दिस इशू। एक जमाना था 80s में खासतौर से when songs either had two meanings or no meaning at all. तो मैं तो पिक्चर छोड़ देता, लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लोगों ने ऐसे गाने रिकॉर्ड किए और पिक्चर में डाले। मुझे दुख इस बात का है कि गाने सोसाइटी सुपर हिट किए। तो जिसे आप कह रहे हैं ना फिल्में इन्फ्लुएंस करती हैं, इट इज द ऑडियंस दैट इन्फ्लुएंसेस द फिल्म। चोली के पीछे क्या है,
ये मैं कितने घरों में गया हूं जहां माँ बाप ने बड़ी प्राइड से कहा, देखिए हमारी 8 साल की है बच्ची, पूरा कैसे परफेक्ट डांस करती है गाने पे, देखिए और दिखाया। तो ये वैल्यूज जब सोसाइटी की होंगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गाने कैसे होंगे और फिल्में कैसी होंगी? ये सोसाइटी जिम्मेदार है। सिनेमा इज ओनली द मैनिफेस्टेशन। इट इज लाइक आप पल्स पे हाथ रखें, कहें कलाई में बुखार है, कलाई में नहीं है बुखार, बुखार बॉडी में। फिर वो कलाई क्या करे, किस तरह की दवाई खाए कि शरीर ठीक हो कि कलाई खुद कुछ नहीं कर सकती, वो आपको करना, वो आप करेंगे ना, तो कलाई करेंगे। इसको थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट कर सकता हूँ मैं। जरूर जरूर। मुझे लगता है कि बॉलीवुड से ज्यादा भारत में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है बड़ा। एक तो बॉलीवुड वर्ल्ड बहुत खराब है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा, ऐसा आपका ख्याल है? ऐसा मेरा ख्याल है। जी। ये लोग who are out to please the audience, who are out to please the father, इन लोगों के पास इतनी पावर है कि सोसाइटी को चेंज कर दे। यू आर ओवर एस्टिमेटिंग। ये खुश करने के लिए फिल्म, जो भी आदमी खुश करने के लिए कोई काम करे वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। तो कहाँ देखा जाए, किस और जाया जाए समाज को मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ और सिखाएं? आप एक बच्चे को पर्टिकुलरली नहीं, उसको अपने घर में वैल्यू कर देते हैं। उसने अपने घर में औरतों की कितनी इज्जत देखी, उसने अपनी माँ की कितनी इज्जत, उसने अपनी बहन के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट देखा। बच्चे जरा इसे ठीक कीजिए। जरूरी तो यहाँ को वैल्यू के जवाब स्कूल जाएगा तो स्कूल में क्या वैल्यू, उसे ये क्यों बताया जाता है तुम लड़के और रो रहे हो, क्या लड़कियों की तरह क्या बता रहे हैं वो बच्चे? आप माँ बाप दे ट्राई टू बी वेरी जस्ट, व्हाट इज देयर लैंग्वेज? अरे भाई तुम्हारी बहन है इसे दे दो, यू आर आस्किंग फॉर कंपैशन। और बेटी से कहीं तुम्हारा भाई है से दो, तो वो तो उसका तो ऑन राइट है ना भाई। ये तो आप बचपन में सिखाते हैं। एंड देन यू वांट अ मेल टू बी नॉर्मल। आपके यहाँ सेक्स एजुकेशन जो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है वो तो सेक्स एजुकेशन ही नहीं देंगे। तो बच्चे जो हैं लड़के या लड़के कहाँ सीखते हैं सेक्स के बाद? वो सीखते हैं उन जाहिल सीनियर से जो 4 साल पढ़े थे, 3-4 कुछ नहीं मानते। They give a myth about what is real manlyhood. वो झूठ है, वही नहीं। तो 99% of Indian males are complex, that they are sexually not competent. And they are very angry. Because उनको जो competence की definition दी गई वो झूठी है। तो आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं हर तरफ से लड़के, और वो सोसाइटी में इसे ठीक कीजिए। Send some normal people to the retail. तो फीडबैक लूप तोड़ने के लिए भाई एजुकेशन, थिएटर में नॉर्मल आदमी तो भेजो। फिर कहते हैं कि हमने बिगाड़ दिया, जो आया था वो नॉर्मल था। नहीं, सोसाइटी डिस्टॉर्ट है। तो ये फीडबैक लूप अगर तोड़ना है तो आपको एजुकेशन पे, कल्चर पे पहले ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा देना। मैंने भी as a sex educator, when I'm looking and talking to people, it's the first thing that we see कि आपकी ज्यादातर सेक्स एजुकेशन या तो आपके 4 साल बड़े कजिन से या पोर्नोग्राफी, यही 2 चीजें हैं जिससे कि आप सीखते हैं कि नॉर्मल सेक्स क्या है। फिर उसके बाद आप सिनेमा हाउस में नॉर्मल आदमी चाहिए, कैसे आएगा? कैसे है, सही बात। और जब वो नहीं आएगा तो जो अच्छी पिक्चर होगी इसे नहीं देखेगा, डिस्टॉर्टेड रॉन्ग वैल्यूज की फिल्म होगी इसे खूब अप्रिशिएट करेगा। और उसके बाद अच्छा ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ये डिकेड बाय डिकेड इट इज ऑन द इंक्रीज। उसकी शायद एक वजह ये भी होगी, लेट्स बी फेयर, ये बहुत सा चीज ओटीटी पे चली गई है, टीवी पे चली गई है, तो देयर आर मेनी पीपल हु fulfill their quota of entertainment or such kind of diversion on OTT TV, तो वहाँ स्टैंडर्ड पे। अब सिंगल थिएटर है मेन, उसमें तो अब यही पड़ रहा है। कैन यू इमेजिन कि आज मेन थिएटर्स में और ये मल्टीप्लेक्सेस में 2 बीघा जमीन रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए?
सुजाता रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए, पंदनी रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए, प्यासा रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए, ऐसा नहीं पाएगा। These were very good films. They were nice films. And they were big hits. If society ready or willing or generous or kind enough to make such kind of films big hits in the theater, I'm afraid in most of the cases, no. Maybe the but that is not the rule. It's very nice thing to think about. कोई बहुत serious deterioration जो है society में हो, I think we should worry about that. I'm also worried about like the reaction that I saw. अभी आपने शायद इस सैयारा मूवी आई थी, आपने इसके बारे में देखा होगा, लोगों के रिएक्शंस क्या हो रहे हैं जी। थिएटर्स में. जी। As a psychologist, I couldn't make sense of it. Obviously, मेरे पास theories हैं उस. Now I know the secret of the picture success. Even as a psychologist, I'm looking, obviously, वो relatability है कि मतलब वो सोचो के लिए, लेकिन आज की transient दुनिया में एक steadfast प्यार है, वो मिल गया है, वो. So, but the reaction was very, मतलब मैं इसे पढ़ना चाहूंगा एक बार अपनी PhD थीसिस में कि आपका क्या रिएक्शन था वो देखिए देख. क्या है, आप धूप में चलो, हाँ. और चलते चलते अचानक पेड़ आया, इसकी छांव है थोड़ी सी, कहीं नहीं भी है, बीच में से सन रेज भी पास हो रही है, लेकिन फिर भी एक छांव है. तो आप नीचे जब खड़े होते तो कितनी शांति. लेकिन यू कैन मेक इट योर होम. नो. घर तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी साथ तो मेरा थोड़ा कि इस तरह की फिल्म आ जाए, जैसे उसमें की म्यूजिक भी जो है उसमें ठहराव, उसमें वो पुराना चार्म है जो पहले कभी हुआ करता. Today music has become so frantic. The percussion is much above the voices. आप वर्ड सुनने में नहीं आते, कभी कभी सुनने में आ जाते हैं तो लगता है नहीं सुनने में आते हुए अच्छा था. तो उसमें अगर एक फिल्म आती है जो परफेक्ट ना हो, लेकिन थोड़ी सी आपको छांव प्रोवाइड करे, तो आपको, बिकॉज यू आर सो टायर्ड ऑफ दिस रूथलेस sunlight, if you feel that. Beautiful. That's sure. That explains. उससे मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आया जितना मैं सबके दिमाग में. देखिए आप उसे ज़्यादा अग्री मत किए, उन्हें कॉन्वर्सेशन चलेगा. अच्छा ठीक है. डिसएग्री विद यू आर हियर टू डिसएग्री विद नॉट एग्री विद. ठीक है. चल फिर थोड़ा सा और डिसएग्रीमेंट में ये बढ़ाते हैं कि आपने कहा कि कल्चर को बदलना होगा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से पहले, लेकिन यहाँ ये भी है कि अभी कल्चर अपने आप सीखा नहीं है कि मेंटल हेल्थ की नुआंसेस क्या है. और फिल्म इंडस्ट्री में जैसे पहले हमारे पास मूवीज आती थी, सदमा आ गई, एक अभी बीच में कार्तिक आई थी, लेकिन आजकल जो रिप्रेजेंटेशन है मेंटल हेल्थ का कि मेरा डिप्रेशन का क्या, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी का, ये सरफेस लेवल तो ठीक है, लेकिन ये कभी कभी आउटराइट रॉन्ग होता है, जिससे कि और ज्यादा मिक्स पैदा हो जाते हैं और हम वो सालों लग जाएंगे उसे सही करने में. आपकी क्या राय है कि इस से डील कैसे किया जाए, किस तरह से डायरेक्टर्स से, राइटर्स से बात की जाए कि भाई जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है और सही भी. आप क्या कहना चाहेंगे? ये किससे आप बात करना चाहते हैं? जो लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं मूवी, कि वो अगेन यू हैव गॉन बैक टू स्क्वायरिंग. वो प्रॉब्लम वहाँ का है. अच्छा. वो प्रॉब्लम है ये उसका मैंने 50 किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि शो मी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सोसाइटी एंड टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस. कि ये एडवर्टाइजमेंट कैसे बना, कौन सी चीज है जो लोगों को ठीक लगे. आपको सोसाइटी को करेक्ट करना, आप शॉर्टकट ले रहे हैं और वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि एज लॉन्ग एज पेट्रनेज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, व्हाई वुड द पर्सन हु इज आउट देयर टू मेक अप. तो नहीं कह रहा मैं समाज सुधार के लिए फिल्म बना रहा हूँ. भैया लोगों को पसंद आती है, आगे भी है, सर्टिफिकेशन बोर्ड उसने पास किया, मेरे को इलीगली फिल्म में रिलीज कर रहा हूँ, उसमें जो उन्होंने कट बढ़ाए थे वो मैंने कर दिए, अब रिलीज कर रहा हूँ. फैक्ट ये है कि इस मुल्क में पास हो जाए. रॉन्ग वैल्यूज तो खैर उन्हें पता ही नहीं है कि ये रॉन्ग वैल्यूज हैं, ये फिर फेमिनिस्टिक व्यू है, जैसे ह्यूमिलेटिंग वुमेन, ये वो तो इनसे
सवाल ही नहीं। पास क्या नहीं होगा कि इफ यू शो द मिरर टू द सोसाइटी, हो क्या रहा है वो तो गड़बड़े तो वहां है, ने आप ठीक की, आप यहाँ कहाँ है। क्यों है ऐसा, क्यों पास नहीं हो पाता, कि हम देख नहीं पाते कि क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ है, स्टेटस को के खिलाफ है, और जिसे हम अक्सर हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब में छुपाते हैं, वो एक विमेन एम्पावरमेंट जो है उनको पसंद नहीं है, और उनका इंडिविजुअलिटी, उनकी इंडिपेंडेंस हमको अच्छी नहीं लगती, और टेरिटरी और पावर, तो वो जो है आपको क्या, उसका बड़े ये इमोरल है, हमारे संस्कृति के खिलाफ, ये सब बहानों से करते रहते हैं। होता ये है, प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम फिल्मों में नहीं है। फिल्मों में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे, फिल्म एक खिड़की है सोसाइटी की जिसके थ्रू आप झांक लेते हैं, तो आपके सामने खिड़की बंद कीजिए, खिड़की बंद करने से अंदर जो हो रहा है वो ठीक थोड़ी होता है। आप बहुत मतलब सेफ जगह जा रहे हैं जहाँ क्रिटिसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा हम केयर चेंज करते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ का है। आ जाइए, तो पर्सनली थे आप। कोई कोई ऐसा वाकया आपके जीवन में जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे, जब आपको कोई मेंटल हेल्थ, आपकी खुद की कोई मेंटल हेल्थ की जर्नी हो, और किस चीज ने आपकी मदद करी हो, किस तरह की पोएट्री, आपकी खुद की लिखी हुई चीजें? नहीं, मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ, and I'm making after every few years when I look back and I feel how did I make such mistake, ये ये लोग को तो बोलते हैं ना अपनी बिल्कुल मेरी उम्र में आके आई हैव नो रिग्रेट्स, तो हमने पूछ लिया तुमने पूरी जिंदगी गुजारी, गलतियां तो की नहीं होंगी तुमने, कौन है किसने गलतियां नहीं की, तुम्हें पता ही नहीं होता, और तुम कह रहे हो नो रिग्रेट्स, आई एम फुल ऑफ रिग्रेट्स, एंड एट एवरी स्टेज ऑफ माय लाइफ आई फील हाउ कुड आई मेक सच अ स्टेटमेंट, हाउ कुड आई बिहेव दैट वे, व्हाई डिड आई डू दैट, व्हाई, व्हाट मेड मी, हाउ। तो अगर आप हर 2-3 साल बाद, मुझे तो लगता है मुझे अकल कितनी कम थी, और फिर अभी भी जो अभी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है 2-3 साल बाद फिर लगे, जरूर लगेगा अगर गद्दा रहा, और लगना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने तो कभी कोई गलती नहीं की, हर बात आपने परफेक्ट, इसमें आपने कोई ग्रोथ नहीं, तो मेंटल हेल्थ आई डोंट नो, मतलब I can tell you one thing without any modesty, that I'm much better mentally than what I was, but 20 years, 30 years ago, or 15 years ago. But if I say that I'm a happy man, that will be a very exaggerated statement. I still have some problem, which I'll understand after 2-3 years. और ये बातें तुम सोचते थे, सोचते थे, ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स है। फैक्ट क्या है कि हम सबके सब मेंटली हेल्दी नहीं, ना डिफरेंट डिग्रीज हो। अगर हम अपनी सारी फैंटेसीज, अगर हम अपनी सारी जो रिजेंटमेंट, वो हम सबके सभी वर्बेटम बता दें, तो हमारे वेलविशन हमें पकड़ के मेंटल लगा सकता। इतना पागलपन हमारे अंदर छुपा हुआ है, विच वी डोंट शेयर विद एनीबॉडी। हमारी जो फैंटेसीज है वो पागलपन की है, हमारे जो अंदर है वो इतना एग्जैजरेटेड है, हो गया, मगर हम भूलते नहीं। कोई आदमी ने हमारे साथ अच्छा कर दिया वो तो हम भूल सकते, किसी ने हमारा भला किया वो हम भूल जाए, लेकिन जो हमने हमारी ईगो पे जरा सा भी स्क्रैच बनाया, वो उसने, मैं 5 बरस की उम्र था तब, तो मुझे हर तक आदमी अपना ह्यूमिलेशन और उसके अंदर वो गुस्सा बाकी होता। My aunt, my real aunt, my mother's sister, she was 90 or 91. She died when she was 93. And she was telling me about my mother, who was few years older than her.
तो मतलब 90 सोचिए कि जब वो 6 साल की थी जो 90, और उनकी बहन जो है उनकी डेथ हो चुकी 1953। टॉकिंग अबाउट दैट, तो शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, हम लोग जब कपड़े लेने जाते थे कि पहले इसको ले ले तो फिर मैं बताऊं कि मैं जान लूँ, इसलिए तो जानती थी कि अगर वो पहले ले लेंगी तो मैं वैसे कपड़े ले प्योर एंगर एंड हर्ट है ना ओल्ड लेडी का। आज तो मुझे अपनी बहन जो है वो कहती थी, बड़ी बहन कि तुम पहले तो फिर मैं बताऊंगी मैं क्या लूंगी। शी वॉज अपसेट अबाउट इट एट द एज ऑफ 90। तो कोई कुछ ढूंढता जहां उसको हर्ट हुआ, जहां उसको ह्यूमिलेशन की फीलिंग, ये सब जहर लेके वो पॉइजन हमारे अंदर, और उसको हम लेट गो नहीं कर, जिस हद तक हो सके कर देना चाहिए। कोई उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं, हम तकलीफ। तो हम अपने आप को अगर रिलैक्स करना चाहते हैं, then we should learn to forgive whoever enemies or adversaries or repressors or suppressors in our past. वो पास चला गया, वो भी चला गया, अक्सर तो उनमें से मर भी गए, मगर हम नहीं फॉरगिव कर। मरे हुए लोगों से भी गुस्सा। हाँ, ये सब जाना चाहिए, कचरा है, फिर निकाल दीजिए। भैया पर्सनली पॉलिटिकल लेवल पे भी देखते हैं कि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो हमें उन चीजों पर गुस्सा आज भी दिलाते हैं, हर्ट आज कराते हैं। मुझे क्या, मैं नहीं जानता वो कौन थे जो गए, जो मर चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे गुस्सा दिलाकर इमोशनली हुक किया जाता है उन चीजों पे जिनका आज से कोई लेना नहीं। सही है। सो क्योंकि आपने इसके बारे में पब्लिकली बहुत बात करी है और बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद बना, बहुत सारे लोगों के को इससे हेल्प मिली है, क्या आप एक बार फिर, मैं जानता हूँ आप बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, अपने जर्नी जो अल्कोहल के साथ रही और जिस तरह से आपने एक दिन बस छोड़ दिया, जी, मैंने वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो जर्नी थोड़ी एक बार और आप साझा कीजिए। काश मैंने किसी ग्रेट कॉज के लिए शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ है। आई वॉज आई वॉज नॉट एन अल्कोहलिक। तो वो होता है कि जिसके ब्लड स्ट्रीम में अगर 20% ऑफ अल्कोहल नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो वो तो नौबत नहीं, लेकिन आई वॉज वेरी वेरी, अल्टीमेटली विस्की से मुझे एलर्जी हो गई थी, और वैसे विस्की इज नॉट मेड फॉर इंडिया। कंडीशन है, ये स्टेटस सिंबल है कि हम पीते हैं स्कॉच वगैरह, बट इट डजंट सूट इंडिया एट ऑल। हमारे यहाँ की बेल्ड्रिंग जो है वो है। तो द लास्ट 11 ईयर आई वॉज ऑन ड्रिंक, और मैं एक बॉटल, विदाउट एग्जैजरेशन, वन बॉटल ऑफ वन बॉटल which had almost 13 to 14 पैकेट, मैं अर्ली 40 में, जब मैंने सोचा कि देखो भाई, ये थोड़ी मेरा ये नहीं है कि मेरी मदर वॉज मदर उस गम में जी रहा था, कोई भी ऐसा दुनिया का दुख नहीं था जो मैं शराब पिलाता था। आई था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जैसे पीता रहा हूँ, कॉमन सेंस ये कहता है कि इन अर्ली 50, 51, 52, 53 तक मुझे मर जाना चाहिए। तो अभी ये शराब पीनी है कि लंबा जी, सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज लॉजिक। अगर ये शराब पियोगे तुम एंजॉय करोगे फॉर वन मोर डिकेड, बट देन विल डाउन। नहीं पियोगे तो लंबा जी। अच्छा, मुझे मर जाए फिर कोई दिलचस्पी, आई जनरली डोंट वांट टू डाई एवर, अगर हो सके। और वजह क्या है, एक्चुअली लाइफ रिकॉर्डेड इन द बुक, हम लोग उसका प्रेफेस का पहला पैराग्राफ पढ़, वी हैव नॉट रेड द बुक, अभी तो कुछ हुई नहीं। ये जितने इन्वेंशन आप देखते हैं ये सब लास्ट 200 commissioner, airplane, automobile, whatever, टेलीफोन, सब कुछ है वो पिछले 200 साल। जो इंसान जो है, जैसे कभी कोई शक करते हैं कि शायद 1 लाख साल से भी है,
इसलिए हर बार जब एक्सक्यूवेशन किसी नई जगह का होता है तो हम डेट पीछे करते हैं। तो मालूम नहीं कब से ह्यूमन बींग, हजारों से और मे बी लाखों। लेकिन ये जो जंप हुई है पिछले 200 ईयर, कहानी तो शुरू हुई। अब बताइए, अगर मुझे एक ट्रक ने मार दिया होता तो मैंने तो ओटीटी नहीं देखा, मैंने मोबाइल फोन नहीं देखा, ऑनेस्टली। तो अभी क्या क्या होने वाला है, 2-3 जहां अभी बहुत कम पता है। वन ऑफ देम इज द टॉपिक ऑफ टुडे, ह्यूमन ब्रेन। यू विल हैव अनबिलीवेबल discoveries about human brain. Another thing in the universe, thing, genes, जो जेनेटिक्स है आपकी, ये भी चेंज होने वाले हैं। इंसान जिस बॉडी के हैं ऐसे रहेंगे ही नहीं, चेंज कर दिएगा। दे विल हैव 4 hands. This is not my idea. The idea of Carl Sagan, of Stephen Hawking, they have said that बहुत अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन कार्ल सेगन का बहुत अच्छा, कि आप लैटिन अमेरिका से लेकर फार ईस्ट तक जब देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई जाती हैं तो उनके 4 हाथ, आप 2 हाथ के देवी देवता नहीं। क्यों? सब कॉन्सेप्टली ह्यूमन बीइंग रियली बिलीव एंड डजंट वांट टू ओन इट बिकॉज़ इट साउंड अब्सर्ड कि 2 हाथ काफी नहीं। तो जब वो जीन से कंट्रोल कर लेंगे और उसको फॉर्म कर सकेंगे टू एन एक्सटेंट के बच्चे का बेंट ऑफ माइंड क्या होगा तय कर देंगे, तो उसकी बॉडी में चेंजेस करेंगे। एक तो चेंजिंग उसके 4 हाथ, दूसरा चेंज ये होगा कि इसकी बैकबोन जो है ये 2 पैरों पे चलने के लिए बनी ही नहीं। ये लाइक एनी अदर एज, ये नेचुरल जो स्टांस है बच्चे का वो है चारों, दोनों हाथ दोनों पैर पे। और आप बच्चा पैदा होता है ऐसे ही चलता है, उसे तो आप जबरदस्ती ट्रेन कर करके और ये एग्जाम्पल दिखा के चारों तरफ 2 पे चलना सिखाते हैं, विच इज एन अननेचुरल कॉन्सेप्ट। तो ये जो 2 पैरों पे जब चल रहे हैं आप कॉन्सेप्ट, इट टैक्सेस योर स्पाइन, और वो इतना बोझ लेने के लिए बनी ही नहीं थी। वो तो ठीक जैसे बाकी एक सोते हैं कभी ज्यादातर 4 पे, कभी कभी उठ के 2 पे हो गए, फिर 4 पे चलेगा। तो ये चेंज करना पड़ेगा आपको, बेटर स्पाइन। वैसे भी आजकल स्पाइन लोगों की बहुत ही कमजोर होती जा रही है, तो उसका भी इलाज। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मैं रहना चाहता हूँ एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इट इज इलॉजिकल कि सिर्फ इस प्लेनेट पे बिकॉज इफ लाइफ इज फॉर्म बिकॉज ऑफ सम रूल्स ऑफ फिजिक्स, इतनी एंडलेस यूनिवर्स में कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक जगह ये अप्लाई हुआ? ऐसा नहीं होगा ही। उससे हम जब टच में आए तो रिलीजन नहीं होगा, वेटिंग फॉर दैट। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मुझे अपने मरने का बहुत मन है। What you will share myself. आप एक बार एक बहुत आपने काफी पावरफुल लाइंस कही, लेकिन एक बार मैंने आपकी लाइन सुनी थी कि अगर आपने सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत नहीं करी और अगर आपने दुश्मन के बेटे को प्यार की नजर से नहीं देखा तो आपने जीवन क्या जिया। वो आप थोड़ा उसके बारे में बात कीजिए, मैं समझना चाहता हूँ उसको और डीप। देखिए, हम कितने रैशनल और लॉजिकल हो गए, बिकॉज आई एम अ रैशनलिस्ट, आई एम एन एथीस्ट, आई बिलीव इन रीजन। ये उसमें जो दरवाजा है हमारी रैशनलिटी, वो दरवाजा नहीं बंद होता, पर वो बंद हो गया तो हम, वो है लव। लव इज नॉट रैशनल, love cannot be. I cannot rationalize why I love my daughter the way I do. Cannot. She has given me lot of the reasons not to love. But I love her. ये क्या है? और क्यों love me? Why? I'm not a perfect father. Why did she love me so? ये
इरेशनल जो हमारे जो नेचर ने जो हमारी बॉडी डेवलप की, हमारा टेम्परामेंट डेवलप किया, हमारा माइंड, उतनी ही डेप्थ हुआ है रैशनल। इसलिए कि अल्टीमेट जो लव की डेफिनेशन है वो है एक माँ के बच्चे को look after करना। माँ को क्या समझ, अरे भाई ये हो गया, चाहे चाहे सुबह से शाम तक रो रहा है, ये कर रहा है, फिर क्या हो जाए, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर क्या करना है। ये बच्चा इसलिए थोड़ी पैदा हुआ है क्या बच्चा चाह रहे हैं, छोड़िए उठाने नहीं बच्चा तो, तो हाँ हाँ ये बाय प्रोडक्ट है। तो इस बाय प्रोडक्ट से आपको इतनी मोहब्बत हो गई, प्रोडक्ट से भी नहीं रही इतनी मोहब्बत, तो ये अजीब बात है ना। ये इरेशनलिटी ही ह्यूमन सर्वाइवल। जहाँ अगर आप रेशन हो तो गड़बड़ होता है, ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर। अब ये चोर दरवाजा जो है मोहब्बत का, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बना था, इस इरेशनल डोर से गॉड एंटर हो जाता है, रिलीजन एंटर हो जाता है। ये एक छोटा सा जो इरेशनल का डोर, बहुत सारी चीजें चली जाती हैं जिन्हें नहीं जाना था। ये डोर उनके लिए नहीं बना था, ये सिर्फ माँ और बच्चे की मोहब्बत के लिए बना। तो वो तो रहेगा और इतनी रैशनलिटी तो रहेगी, लेकिन अगर आप मोहब्बत ही नहीं कर सकते तो फिर आप ह्यूमन सर्वाइवल क्या करें। स्पेशली अपने दुश्मन के बेटे से। इसलिए फेयरनेस चाहिए। दुश्मन से आपके भाई से थे, लेकिन वो भाई क्या आप कंटिन्यू करते हो द नेक्स्ट जनरेशन और यू स्टॉप इट। वहां भी नहराए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम वहां रोक तो दो। तुम उसके बच्चे को भी अगर उसकी लाइफ में देख रहे हो, नॉट फेयर। मतलब नफरत है वो तो ठीक है, दुश्मनी तो है, लेकिन दुश्मनी का और नफरत का बच्चा तो नहीं पैदा होना चाहिए। If you have that same feeling for the child of that person, then उसके मतलब आपकी नफरत का एक बच्चा पैदा हो जाए। Um, मैं दो सवाल और पूछूंगा, फिर we will take questions from the audience. नहीं सर, टू कम, दो, it's not fair. Okay, so I'll be the only one asking. Five. Five? Oh, okay, that's. Thank you. Okay, मेरा सेकंड लास्ट सवाल आपसे है कि क्या कोई ऐसा राइटर है आपका फेवरेट, या ऐसी कोई कविता या आपने कुछ ऐसा लिखा हो जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने में काम आए, या जिसका काम ऐसा हो कि लोगों को पढ़ना चाहिए कि खुद के दिमाग के बारे में जानने को मिले। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे इसको लिटरेचर को मेडिसिन की तरह मत यूज कीजिए। लिटरेचर रीड विद नॉलेज, चाहे प्रेमचंद कृष्ण इंडिया में हूँ, चाहे वो बेल्जैक हो, चाहे वो दोस्तोयेवस्की हो, चाहे वो शॉ के प्लेस हो, कुछ भी जो आप बड़ा लिटरेचर है, आप अच्छा लिटरेचर जो भी पढ़ेंगे वो आपको ह्यूमन बनाए। ये डायरेक्ट ये डोजेस की तरह अपनी कि मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाऊँ, कोई दवा नहीं है। मगर जब आप पढ़ेंगे अच्छा लिटरेचर जिसमें ह्यूमन बीइंग के लिए काइंडनेस है, लव है, तो खुद बहुत सीखने करेंगे। उसको कॉन्शियस लेवल मत, जरूरत नहीं। रीड गुड, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, सिचुएशन होती है, उसमें सेंटेंसेस होते हैं, रिमार्क होता है एक नॉवल में राइटर का अपना। सो अगर आप पूरे दिन से पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इट विल डेफिनेटली मेक यू मोर एस्थेटिक, मोर जस्ट, मोर फेयर। थैंक यू। अगर आपको कोई इंसान सुन रहा है जो चुपचाप सफर कर रहा है खुद की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, डिप्रेशन हो, एंजाइटी, कुछ और, वो या तो शर्म या डर के बारे कुछ बोल नहीं पा रहे, उससे आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं इसके बारे में? आदमी बोल नहीं पा रहा है तो उसके साथ अगर ये भी प्रॉब्लम है तो सुन नहीं पा रहा, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। Some people are very reticent, they are very pro, and they don't want to share their emotions with everybody.
अब आप किसी हद तक आप उसको इंकरेज कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं कर सकते हैं, और करें तो उससे फायदा नहीं। लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं, मैं उन्हें मशवरा देता हूं, जिस पे भरोसा करते हैं, वे आपको यकीन उससे एक बार अपना बात कह के तो देख क्या होता है, जिस पे आपको यकीन तो आप ट्रस्ट करते हैं। मेरा भाई इज अ साइकोएनालिस्ट एंड अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड prominent scientist. There's hardly any respectable university in the world where he has not given lecture. तो मैंने एक दिन उससे पूछा, अब तो मुझे ठीक से समझाओ कि साइको एनालिसिस क्या हो। तो ही took almost 15 minutes to explain. फिर उसने कहा कि तुम समझे हो? मैं कहा मैं समझ, मैं दो बातें समझा। एक तो ये कि मुझे साइको एनालिसिस की बहुत जरूरत, और दूसरे ये कि मैं साइको एनालिसिस के लिए कभी नहीं जाऊंगा। We can have the mics go around, and anyone who wants to ask a question, we will take 5 questions. So let's start from here. What's up? Hi. Yogesh from Hindustan Times. Yeah. Right. Yes. जी हाँ, Ah, अभी किस तरह की बात में इसमें उसमें ये कहा गया कि प्रेम, हम जैसे प्रेम और सद्भावना को हमें इस तरह की फीलिंग है, और जिस तरह का हेट और नफरत वाली जो फीलिंग है उसके लिए एफर्ट लगता है, लेकिन अब हम समाज में देख रहे हैं दुनिया भर में hate is becoming the predominant feeling. So do you feel this is linked to some kind of pathology, mental health problem, which is manifesting at a social level? And are we suffering because increasingly leaders who are sitting up in senior positions suffer from this kind of a mental health problem? क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में जो हेट मॉन्गर्स है या जो हेट एक्सेप्ट करते हैं किस तरह के एक, जिसके माँ और बाप ने उसे बताया है कि अब वो बड़ा हो और माने कि यह खराब नहीं है, तो फिर ये माने मेरे माँ बाप का तो नहीं, mother, everybody. The other is the nicest woman in the world. तो उन्होंने जब कहा था तो गलत नहीं, हाउ डू आई से दैट माय फादर वाज रॉन्ग, माय फादर डिडंट, ये तो कुछ सही हो। दूसरे वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैकवर्ड इलनेस फेलियर लाइफ गुजार रहे हैं, उनके अंदर बहुत बिटरनेस है, सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, बट दे डोंट वांट टू ओन इट, they don't have the courage to stand up against those who have caused all this. But there is a quota of bitterness and anger. So they cannot take it out where it belongs to. तो उनको एक क्राउड अगर मिल जाए जो कि हेट में बिजी है, तो ये अपना वेनम यहाँ फेसलेस होकर निकाल सकते और फील सुपीरियर, मैं अपने कॉज के लिए नफरत कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ इतनी पर्पसलेस नहीं है जितना मेरे घर वाले समझते हैं, मुझ में भी। तीसरे वो लोग हैं जिन्हें ना उनके माँ बाप ने बताया तो बता भी था तो नहीं सुनते, और ना उनके अंदर इस तरह कोई सेंस ऑफ फेलियर और बिटरनेस है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दे आर प्योर अपॉर्चुनिस्ट। अच्छा, ये तीन लोग जो है उनको लगता है कि भैया द ग्रेवी ट्रेन मोस्ट with this kind of ideas and ideology, it's catching. ये तीन है, लेकिन ये तीनों वाटर टैग कंपार्टमेंट में नहीं। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ये हो, 20% ये है, 35% वो है, ऐसा हो सकता है, थोड़ा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे, लेकिन इसके अलावा कोई किसी कम्युनलिज्म और रेशियल इज नॉट ओनली इंडिसेंट और इमोरल आइडिया, stupid. It is stupid. Because to say, मैं अगर ये बोलूँ कि रतलाम में जो लोग रहते हैं ना वो बड़े कंजूस होते, इट्स ए स्टूपिड स्टेट। रतलाम में हर तरह के लोग रहते हैं। In every city you will find all kind of people. Same way
in any community you will find all politics. अब आप hating in wholesale is a stupid. It's stupid, not wicked. Wicked तो है ही, बेवकूफी. कोई भी आदमी जिसमें कॉमन सेंस है वो होलसेल हेट्रेड कर ही नहीं सकता. Even our people in every community, in every group, in every city, in every country, they are all kind of people. आप उसको मोनोलिथ करें, कंट्रीज को, सेक्शन को, स्टेट को, that's a very unhealthy, wrong. गुड आफ्टरनून सर. सर कैसे आप? इधर लास्ट अब आप ये तय कीजिए कितनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ. over there. लास्ट ये भी कोई बताऊँ. हाँ, Over there. नहीं सर. just a second. There is a lady, एक 33 रिप्रेजेंटेशन जा रही, 33%. हाँ, कहाँ गई आप? अरे भाई इसी टेबल पे तो हाथ उठाया था आपने. सर मैं इधर लास्ट में खड़ा हूँ. वंश. जी कहाँ है? फंड साहब बोलिए. जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है. अक्सर जब एक धार्मिक और एक रैशनल व्यक्ति के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, तो जब रैशनल आदमी उनके सारे चीजों को खारिज कर देता है, तो उनके पास एक लास्ट आर्ग्यूमेंट रहता है. वो रहता है कि अगर हमें इससे मेंटल पीस मिलती तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है. तो आपको मेंटल पीस, आप अपना मेंटल पीस मगर पब्लिक इशू ना बनाइए. दूसरी ये कि मुझे अगर मेंटल पीस मिले कि एलॉन मस्क इज माय ब्रदर, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर मुझे तो नहीं है. बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है. मेंटल पीस अगर आपको एक ऐसी बात से मिल रहा है जो सच नहीं है, तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम होगा. मैं बिलीव करने लोगों, मेरा भाई है, अगले साल 4-5 बिलियन डॉलर की भेज ही देगा मुझे. आई विल बी हैप्पी मैन. मगर आप मुझे पागल कहेंगे, मुंह पे ना कहें, कम से कम दिल में तो सोचे. आपको अगर इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि एक आदमी जो है वो कह रहा है कि मैं इसका भाई हूँ या वो मेरा बाप है. अभी किसी ने बोला है यहाँ पर, ट्रम्प को बताया मेरे बाप है. इंडिया में किसी ने फादर. तो आप उसको नॉर्मल समझिए, उसका अपना बिलीफ है. और आपका क्या बिगड़ना है साहब अगर वो मान रही है कि आप है तो उसको आप लुक डाउन अपॉन ना करिए. आप मानिए जो चाहते हैं. नहीं सर, मैं इसमें रैशनल में आता हूँ तो. रैशनल में आ चुके हैं. जी सर, आपको करिए. शुक्रिया सर. Please. फिर मैं कह रहा हूँ आप पूछे तो मेरा मैं वो अपनी खड़ी होगी पूछिए. आप इन्हें माइंड लीजिए. हाँ फिर भाई माइक दे. हाँ हाँ आवाज. Hello everyone, my name is Anisa Padaria and I'm a psychologist. So this is straight from the heart to you, sir. आपने बोला कि regrets जब हम करते हैं और own नहीं करते. There's a statement that you made. What was the statement? That when we have certain regrets in life, we usually say मुझे कोई problem नहीं है, मुझे कोई regret नहीं है life. नहीं आपने थोड़ा गलत समझा. You know when you go through the journey of life, sir. हाँ जी. People who have regret don't have regret. Right. People who say I have no regret while they have spent most of their life, so it's surprising. Exactly. Yeah. Okay, so coming from that, as an amazing writer that you are, as a psychologist, we usually ask people to do journaling. So has that helped you be the best writer when you've gone through the journey of life? First of all, I have certain reservations about this title. Best writer कोई चीज नहीं है. You would want to believe that, sir. No, that's a fact. It's not a race जिसमें सबसे पहले बोलना है. अलग अलग चीजें हैं. किसने क्या लिखा है. एक नॉवल है, कमाल की नॉवल है. दूसरी नॉवल उसी राइटर की उतनी अच्छी नहीं है. एक पोएम है, समाज another is good enough but not that good. डिपेंड करता है. तो किसी को आप टाइटल दें बेस्ट राइटर is not right. But it has helped your journey, sir. Because there are so many people who have done such wonderful work. हम तो क्या है कुछ नहीं. तो बेस्ट राइटर जो है you have been two generous.
Thank you very much. Question? Okay. नहीं भैया Oh, okay. बोलिए आप। Good afternoon, sir. My name is Vaishnavi, and my question is with regards to what you said about how we have to learn to let go. But I also believe that memories do have the power to fuel us. So, what is that one memory which you thrive on, or that motivates you to maybe do the work that you're doing better? Motivates me for What is the one memory that you go back to, or what is that one memory that you thrive on, which helps you deliver better? I can't point out, but I don't think I have been perfectly enough. I have been able to let go everything. I know this is the right thing to do. I may be in the process of doing it to some extent, but if I say that I have done it completely, that will be a lie. I still have so many incidents which can make me upset when I think of them. आपको सच्ची बात बताऊं, उसमें सबसे ज्यादा रिलेटेबल है या इजी है इसलिए वो सुनाता हूँ और भी है. My mother died when I was exactly, I became 8 on 17th of January, on the 18th of January she died. I was 18. Today I have crossed 80. It's actually it is absurd. Sometimes I feel when my mother died, she was for 36 years. कि अगर वो औरत जिंदा हो गया तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी होगी 36 साल की, मैं 80 का हूँ, मेरी क्या फील? इससे बड़ी तो मेरी बेटी है. बट आई स्टिल मिस हर. मैं थिंक ऑफ हर, आई गेट इमोशनल डिस्टर्ब. अब ये इस आई शुड गेट, ये एक तो फीलिंग जो है ये उससे इमोशनल कनेक्ट जो है इस what I can't have amnesia and then forget that I had a mother or when she died, what was the day? No, but वो हर्ट चाहिए, वो जाना चाहिए. ऐसे ही जिंदगी में कितने इंसिडेंट होते हैं when you feel humiliated, you feel sidelined, you feel underappreciated, और वो जो ह्यूमिलेशन आप कभी भूलते नहीं. हो गया, अब वो हालात वैसे ही थे, उन्हें क्या मालूम था कि बात तो अगर वो पूरा दर्द जो है वो जाता नहीं मुझसे. अभी भी बहुत सी चीजों का बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ if I say that I have done it, but I know that should be done. We have one last question. Oh my God. Javed sir, can I? Okay, at the end there. Javed sir, do you? Can Yes, thank you sir. working at the same time. जावेद साहब सादर प्रणाम. आपके मैंने एक डिस्कशन में एक बार आपने एक वाक्य यूज किया था एक अलग डिस्कशन में, तो लेकिन बहुत पावरफुल सेंटेंस था. आपने कहा था स्पिरिचुअलिटी इज द डिग्री ऑफ रिलीजन. जी. और स्पिरिचुअलिटी कोइंसिडेंटली आज मेंटल हेल्थ बनाने का बहुत बड़ा साधन हो गया है. $multi-billion इंडस्ट्री बन गई पूरी दुनिया में. जी. तो जहाँ जहाँ है वहाँ देखिए कितने मेंटल हेल्थ कितनी. सेइंग इट इज डिग्री ऑफ रिलीजन, इसका गहरा तथ्य क्या है? और दूसरा उसी साक्षात्कार में आपने कहा था rather than rational, irrational, intellectual thinking, people should use common sense. सामान्य ज्ञान सबसे बेहतर ज्ञान है, and they should do everything as per common sense. So थोड़ा what is common sense? What is it? मैंने वही कहा था कि कॉमन सेंस की उसकी हाँ उसी स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बॉडी एंड स्पिरिट. टोटली साइंटिफिकली body decays, body withers away, but the spirit is non-biodegradable. वो हमेशा है, वो खराब नहीं होता. Spirit is the ultimate wisdom of human being. Wrong. It is like saying there is something called life in your body. जिसको हम spirit भी कहते हैं. It is like believing that Netflix के सारे प्रोग्राम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में, वो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली एनर्जी.
And when it goes into television, television is a device that can catch picture. Electricity cannot, but television needs it. See, different parts of the body. When the electricity, you have lot of electricity in your body, unimaginable. वो जो है जब तब तक फंक्शन करे. One of the body part is the brain. और सारी आपकी थॉट्स, सारे आपके इमोशन, सारी आपकी फीलिंग इस कंप्यूटर में जिसे आप ब्रेन में. जिस दिन उससे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इट डाइड. तो पहले तो ये वर्ड स्पिरिट ही based on total superstition and total unscientific. मगर ये इतना पॉपुलर है. अब आप एजुकेट भी हो गए हैं, थोड़े से आप मॉडर्न लगना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल रिलीजन जरा थोड़ा सा पासे हो गया है. तो अब एक काम किया जाए, जब शराबी व्यक्ति बंद करते हैं तो बियर पीने लगते हैं या वाइन पीने लगते हैं. तो ये रिलीजन की वाइन है और बियर है. तो आप कहते हैं This second line of defense, this is the second line. That's what is spiritual. Relate to the cosmos. Ask cosmos, cosmos interested in relating. मतलब genuinely believe that Neptune and Mars and Pluto are very very much interested कि आपकी शादी कहाँ हो और आपको जॉब कौन सा मिले, बिजनेस कौन सा करना चाहिए. वो परेशान है जुपिटर. जिसमें सन, प्लैनेट और सैटेलाइट का कुछ. तो ये प्लैनेट मेरे ऊपर असर कर रहा है. कौन? शनि क्यों असर कर रहा है? इसलिए वो शुक्र के घर में बैठा है. वो क्यों कर अभी अपने घर में रहे, ठीक है, उसकी मर्जी. ये सब तो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है. बट दे टोटली फॉरगेट that we are standing on a planet. इस planet का आपके हॉरोस्कोप में देखिए, जिस planet पे आप खड़े हुए हैं, शनि का आपको कर रहा है, शुक्र कर रहा है, और जिस planet पे आप खड़े हुए, वो कुछ नहीं करना बेचारा, वो सिर्फ घूम रहा है. खबरदार कि तुमने कुछ किया, बस चक्कर लगा के घूम रहे. हम मुझे गिव इट अ थॉट. और ये देख के शादियां होती है. चलो यही देख लो कि शादियां कैसी, इसे भी छोड़ दो. आपको छोड़नी चाहिए शादियां. देखो कितनी खराब है. आपको मैं एक, यू फाइंड द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, आप मुझे करेंगे 1:10, 100 to 10 मैं बैठ रहा. मैं हारा तो 1 करोड़ दूंगा, वो हारे तो 10 लाख. मैं आपको 10 कुंडलियां दूं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए इनमें से कौन हो गया, कौन जिंदा है, कौन औरत की कुंडली, कौन. अगर वो बता देंगे हलते हैं, नहीं बता पाए तो 10 लाख की गारंटी है. नमस्कार जावेद साहब, myself. आई एम गेटिंग अ बेट. हाँ ठीक है, बोलिए. नमस्कार जावेद साहब, myself डॉक्टर साजन गड़ा. मैं भी पेशे से साइकियाट्रिस्ट हूँ. आपने कहा, जब आप बता रहे थे कि मूवीज जो है समाज का एक तरह से आईना है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था 2012 में एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वो मूवी में जो आपने पोएट्री लिखी है, मैं पढ़ रहा था, बहुत टेंशन था. तो वो मूवी की जो आपकी पोएट्री है, जब जब गम का साया आया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, दिल ने ये समझाया कि दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है. ये जो चीज है और बाकी भी जो पोएट्री है, थर्ड वर्ड मैंने ये पोएम यहाँ खत्म कर दी थी. आगे नहीं सर, मैं सुनाने को तो बाकी 3-4 आपने जो बोला वो भी सुना सकते हो, बट मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो पोएम ने, वो मूवी ने एक्चुअली मेरी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसी बदली थी कि मैंने लेट गो करना सीखा, मैंने मोमेंट में जीना सीखा. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप बोल रहे हैं कि यस, मूवीज जो है समाज आईना है, बट अगर ऐसी प्रगतिशील मूवीज हो
सही, बहुत अच्छी बात है। जी, तो मैं वही पूछ रहा था सर, मैं इसका जवाब सही नहीं है। आपको जवाब, जी जी। ये सिर्फ इस मूवी का, ये पोइट्री का क्रेडिट नहीं, इसको बहुत पोटेंशियल फाइनाइट है पॉइंट। आप दुनिया में किसी भी का आदमी को दे दिए वो मर जाए। ये पिक्चर देखिए, आप बात करें तो करोड़ों लोगों ने देखी ना, एक आपने अकेले में देखी, बस सबका ऐसे ही चेंज आया नहीं, कुछ आप में था जो कनेक्ट। Okay, this is absolutely the last. Should we take? ये नहीं, वो उनका तो Okay, ठीक है. देखिए वो बहुत बड़ी हाँ। टेबल पे बैठी है, टेबल की पूरी टेबल This नहीं। is absolutely the last questions. I apologize कि सारे questions नहीं ले पाएंगे, आप ही समझते हैं. We have a full day of speakers. We're so sorry. Please. चलिए, जावेद सर, I'm डॉक्टर अंजलिका, मैं भी साइकियाट्रिस्ट हूँ। सो जैसे हम लोग साइकियाट्री में बोलते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है, सबलिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हूँ, तो हम अपने कभी कभी थॉट्स एक मजाकिया दौर में वेंट आउट कर देते हैं। जैसे आप भी राइटर है, तो आप भी लिख के उसको हो सकता है वेंट आउट करके मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से आर्ट फॉर्म में चैनलाइज कर पा रहे हैं। तो हम लोग भी जब अपने पेशेंट्स से बोलते हैं राइट योर थॉट्स, तो मैं बस आपका एक विचार जानना चाहती हूँ कि हम उसमें एक स्पेशल डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं कि वो स्पेशल तरीके से लिखे कि उनको एक्चुअली देखो कर पाए, या फिर उस चीज को एक बेटर पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर पाए। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस सर? मैं ठीक से सुधार नहीं करती। वो basically ये बोल रही है कि भैया ये तो मैं तो आपको राय नहीं दे सकता, यू आर द साइकियाट्रिस्ट हु थिंक दैट दिस काइंड ऑफ डायमेंशन ऑफ पोएट्री। और जो आप बोलती हैं उन्हें लिखवाने को, तो वो देयर आर सम पीपल हु आर शाय टू आर्टिकुलेट इट, तो वो बहुत कुछ जब लिखते हैं तो उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है और लिख भी देते हैं। तो एक तरह से इट इज अ काइंड ऑफ अ कन्फेशन, an acceptance of what they feel, what is their real sentiment of feeling. So it is a catharsis. It definitely must be helpful. I can understand. लेकिन आप पोइट्री को इस्तेमाल करते हैं, पोइट्री में एक मैजिक तो है, उसका मीटरिंग या उसका राइम या उसका जो एक म्यूजिक है बहुत दिल करता है। तो वही बात प्रोज में आप कही तो देखी नहीं लगता। यस सर। thank you very much. Thank you everybody. We We have one for the group. okay. One for this lady. Hello, Ji. Dr. Anjali Chabria here, psychiatrist. Nice to How are meet you. Yes. I just want to share something personal about him with his permission. 10 साल पहले मैंने एक किताब लिखी I थी। hope I'm not looking 10. Yeah. 10 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, That is not the answer. I had gone to meet Shabana ji because she has written the foreword, and I was lucky कि Javed ji was also sitting there. So when we started talking, he asked me, "Acha, what is your book about?" And I told him it is about preventing suicide in India, which is a problem. And he my book launch was to happen, which he said, "Anjali, आपके book launch में ऐसे होना चाहिए." And he directed the entire book launch for me. And then he said, "Matlab, only if you like it." I said, "Sir, without even asking me, you did the entire book launch for me. Thank you so much." Please take your time. No, detail मत बताओ। So thank you that time and thank you today again. No. Thank you, Deepak. Thank you, Jal Sahab. A photograph, if you could take a photograph of both of them. Also, okay. I'd like to present it to Jal Sahab. Come on, guys, you can definitely get louder than that. Thank you.